बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर खुशहाल और पुरअमन माशरे के लिए अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। रमज़ान शरीफ का जो मुबारक दिन थे, मुबारक घड़ियाँ वो गुज़रती चली जा रही हैं। हम बजाय इसके कि हम सातें जो हैं वो लें, हम यहाँ से बरकतें लें, लेकिन हम जो हैं अज़ाब इलाही की तरफ जा रहे हैं। ना तो दुनियावी मामलात में हम कोई सीधी राह पकड़े हुए हैं और ना ही दुनियावी एतबार से हम किसी एक अच्छी मुआशरती इक़दार की तरफ जा रहे हैं। रही बात हमारी उखरवी ज़िंदगी की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन किस नहज पे है और कौन कितना मुत्तकी और परहेज़गार है। लेकिन दुनियावी मामलात में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि हम किधर और क्या जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी एक रियासत में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो एक इंसाफ़ होता है। इंसाफ़ होता हुआ दिखाई देना चाहिए, इंसाफ़ सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो लोग जो अदालतों के धक्के लेते हैं, वो लोग जो छोटी-छोटी बातों पे ज़लील होते हैं, सज़ाएँ काटते हैं, उन लोगों का क्या कसूर है कि वो जेलों में बंद हैं, अपनी परेशानियों, मुसीबतों में से वो हमकनार हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो बिलख रहे हैं। आज वो एक बच्चा जिसके माँ-बाप मज़दूरी करते हैं, ईद के दिन आने वाले हैं, ना उसके लिए पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए खुराक है। यकीन करें, आँखें खून के आँसू रो रहा है, ये पाकिस्तान किधर जा रहा है। पाकिस्तान फ़ारसी ज़बान का एक लफ्ज़ जिसमें लिखा हुआ है कि पाक लोगों के रहने की जगह, जैसे गुलिस्तान से होता है कि गुल, जहाँ गुलिस्तान से होता है गुल जिसमें फूल होते हैं, ये पाकिस्तान में कैसे पाक लोग हैं, क्या हम कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आज की जो रौदात आपके सामने, इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट, वो हुक्म देता है कि इलेक्शन के लिए आपने जो है ये अमल करने हैं, पूरी एक डायरेक्शन दी जाती है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। और जो पार्लियामेंट में एक इजलास होता है, वहाँ पे जो करारदाद पेश की जाती है कि नहीं जी, आइन बनाने वाले जो है वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ जा रहे हैं। आज भुट्टो साहब की रूह जो है वो ज़रूर तड़पती होगी। आज भुट्टो साहब को ये ज़रूर पता चल रहा होगा कि मैं किस नाबल्द ख़ानदान के हाथों अपनी पार्टी जो है यरगमाल करा के बैठा हूँ। आइन पाकिस्तान बनाया, मुत्तफ़िका आइन था, इसके ऊपर भी बड़ी बहसें हैं कि ये आइन जो है किस तरह मंजूर हुआ, कोई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये एक लंबी बहस है, अगर कोई चाहे तो इसके ऊपर फिर बाद में बात की जा सकती है। लेकिन आज की जो बात है वो पार्लिमान का एक इजलास है। इस इजलास में जजेस भी शामिल होते हैं और इसकी रौदात हम जानने के लिए जाएंगे अपने आफ्ताब साहब के पास। आफ्ताब साहब काफ़ी रिसर्च करके बैठे हुए हैं, तो मुस्तफ़ीद होते हैं कि आज के जो अहवाल हैं वो क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम। सर, जैसे मैंने कहा कि रमज़ान शरीफ में जो है ज़िंदगी एक खूबसूरत होनी चाहिए, खुशनुदी हासिल होनी चाहिए, लेकिन हम किस डगर पे हैं, किस तरफ पे हैं। इंसाफ का बोलबाला आपके सामने होता नज़र कैसे आ रहा है कि आज जो एक हुक्म था उसकी तामील होनी थी, लेकिन करारदाद पेश की जाती है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? सर ये है कि आज जिस तरह जस्टिस काजी फायजी साहब असम्बली गए हैं और असम्बली में जाकर जिस तरह वो सियासतदानों के दरमियान बैठे हैं, अब बज़ाहिर वहाँ लग तो नहीं रहा था कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज बैठे हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल बल्कि जी। वो उस करप्ट अशराफिया के दरमियान एक इंसाफ करने वाला काजी जो है वो उनके दरमियान बैठा है। इसमें कि वो आगे चलते हैं, वो ये करप्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है जो कहती है गॉड फादर, सिजिलियन माफिया, और सिविलियन उसी के माफिया, दरमियान एक जज बैठा होता उसी है। के दरमियान एक जज बैठा हुआ है। और आज जिस तरह इन्होंने जो वहाँ पे फैसले किए हैं, क्योंकि ये इनका लगातार ये जो है आए दिन करारदादें, इलेक्शन से भागने के तरीक़ेकार है। मज़े की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था सेक्रेटरी ख़जाना को कि वो पेश हों सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि इलेक्शन जो है उस हवाले से जो तयन किया गया था फैसला, उसमें जो फ़ंड है कि वो आप कब दे रहे हैं। तो सेक्रेटरी ख़जाना साहब जो है वो आज अमेरिका चले गए हैं। क्या बात है। हैं याकूब अहमद शेख साहब वो आज अमेरिका चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। यानी कि इस वक्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यूं समझ लिया है जैसे मेरे ख्याल से कोई बंदा सिविल कोर्ट को भी नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है और ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सो मोटो इमरान खान की मरतबा लेते हैं, तो ये भंगड़े डालते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, सारी सारी रात ये लुड़ियाँ डालते हैं कि आज जो है आइन की फतह हुई है और हमने एक नाएल, नालायक, सिलेक्टेड वगैरह वगैरह जिस तरह ये अलकबात देते थे, आज उसको हमने घर भेज दिया। इसी असम्बली के अंदर जिस दिन इमरान खान को इन्होंने निकाला था, उस दिन खड़े होकर रात 12 बजे इन्होंने 2-3 घंटे, यानी कि सेशन चलता रहा था गालबन 3 बजे तक, उसमें ये यही नारे लगाते रहे थे कि आज आइन पाकिस्तान की फतह हुई है। वाह। हैं आज वही आइन कह रहा है इन्हें कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, वहां ये भाग रहे हैं। आज वही सोमोटो दोबारा आया है और सोमोटो के खिलाफ ये कहां से कहां तक चले गए हैं कि इस वक्त इन्होंने निशाना बना लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उनके खिलाफ ट्रेंड भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी उनके खिलाफ जिस तरह की ज़बान दराजी हो रही है और पब्लिक प्लेस के ऊपर भी, बल्कि जितने भी इनके नून लीग के जो वज़रा हैं उनकी कुछ
गुफ्तगू सामने आई है जिसमें वो खड़े होकर अल एलन गालियां निकाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं उनको, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। कोर्ट ऑफ कंडेम नहीं लग रही, हाँ, वहाँ नहीं लग रही। वो एक सिविल जज है, उसके खिलाफ बात होती वो है तो तो सिर्फ फिर एक मरतबा कहा और इमरान खान अभी तक पेशियां भुगत रहा है। माफी भी गालिबन उन्होंने जाके मांगी है, थी, तोड़ जाकर माफी 2 मरतबा मांगी थी। और इधर कोर्ट ऑफ कंडेम नहीं लगती, उधर जो है 72 साल जो है बुजुर्ग शहरी, उसको जो है वो नंगा किया जाता है, उधर एक ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है वो पूरे पाकिस्तान में घुमाया जाता है, साथियों को घुमाया जाता है, छोटी सी बात जो है वहाँ पे पकड़ी जाती है। पता नहीं ये कौन है, कैसे कर रहे हैं, कौन इतना ताकतवर है जो एक तरफ जो है वो एक मुहावरा है कि जो कड़वा कड़वा है वो थूक जा और जो मीठा मीठा है वो खा जा। हाँ। तो ये पता नहीं क्या डबल स्टैंडर्ड है कि इधर जो है वो हल्की सी भी बात हो तो वो कोर्ट ऑफ कंडेम्ड हो जाती है या वो तौहीन हो जाती है, और इधर जो है बला के मुहावरे कसे जाएं और तौहीन की जाए और बड़े एक्सट्रीम लेवल पे जाके बात की जाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। नहीं, देखिए ना, आज नूर आलम साहब जो हैं, आज वो उन्होंने एक और बहाना निकाल लिया। अच्छा, यानी कि इलेक्शन के लिए ये नए नए बहाने निकालते हैं ना, कभी कहते हैं पैसे नहीं है, कभी कहते हैं जी सिक्योरिटी थ्रेट है। आज उन्होंने और मजे की बात की है, उन्होंने कहा है जी फाटा के लोग जो हैं जब तक उनको हकूक नहीं मिलते हैं जो पहले उनको नहीं मिल रहे, और जब तक उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं की जाती तब तक इलेक्शन किस बात के, इलेक्शन नहीं करवाने। आज यानी कि उन्होंने एक नया चूहा छोड़ दिया मजे कि की कोई ना कोई ऐसा बहाना लेके आना है जिसके ऊपर ये बताया जाए कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाने, रीजन ये है इलेक्शन ना करवाने की। मजे की बात है आफ्ताब साहब कि पीटीआई से ये फतह याब होते हैं, अपोजिशन लीडर जो हैं पीटीआई से फतह याब होते हैं, और आज असेंबली में बैठ के पता नहीं क्यों वो, उनको पता है कि हमारा मुस्तकबिल तारीक हो चुका है, यही अब इंजॉय हमने करना है, जो कर रहे हैं किसी तरीके से इसको तोल दिया जा सके। मेरा तो ये दानिश तौर पे ये ज़हन में बात आती है। नहीं, देखिए ना, अब इसहाक डार साहब जो है ना, मुझे तो इस कार्टून पे बड़ी हंसी आती है यार। पिछले 4 माह से ना इस बंदे ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक जगह कहता है जी ये बस हम IMF के प्रोग्राम में पहुंच गए हैं, 1 हफ्ता और है। वो हफ्ता ही नहीं आ रहा 4 माह से। और अगली बात यह है कि अब वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते हैं कि हम जो हैं बेकारी हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है जी हम बेकारी नहीं है, हम IMF के मेंबर हैं, और IMF को तड़ी भी लगाता है, साथ भी एक भी मांगता है। हमारे वजीर दिफा साहब फरमाते हैं जी हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं पिछले 3-4 माह से। यानी कि 4-5 माह पुराना उनका बयान है ना। यानी कि ये जो अंदर ये पूरा एक लश्कर बैठा हुआ है, इनके अपने मिजाज भी नहीं मिलते। जैसे ये इजलास काबीना का ख़त्म होता है, बाहर निकलते हैं और जब मीडिया टॉक करते हैं, एक कोई बयानबाजी कर रहा होता है, दूसरा कोई कर रहा होता है, तीसरा कोई कर, बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं जी ये जो उन्होंने कहा है ये पार्टी पॉलिसी ही नहीं है। तो ये जो है इसी तरह इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लगातार यही बहाना है कि किसी न किसी तरह जो है इलेक्शन से राह फरार जो है वो अख्तियार की जाए, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये आएंगे इस छुरी के नीचे, और आएंगे, और उसके बाद जो है फिर इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पूरी कौम नहीं, जो अभी है। मुझे जो चीज़ लगती है वो ये है कि जिस तरह करके ये अंदाज से सारी चीज़ों को लेके आगे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल है इख्तिताम की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अगर आवाम ने इस दफ़ा भी इन सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लिया तो फिर लगता है कि ये पाकिस्तान इसी तरह रहेगा और हमने ये रहना है। मैं ये बरमला एक बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अब मुतहम्मिल नहीं है इन चीज़ों का। बिल्कुल। ये जो पहले मुझे नहीं पता था, फिर मैंने आफ्ताब साहब मूवी देखी है गॉड फादर की, जो बात की थी ना इन्होंने कि गॉड फादर क्या है, गॉड फादर का जो तर्ज था ना, लिविंग स्टाइल या उसका तर्ज हुक्मरानी या लोगों पे दबदबा या रोब, यो शरीफ खानदान पे बिल्कुल जचता है। बात मानो यार अस्सलाम वालेकुम प्लीज ये कर दो, नहीं कर दो तो वो मुंडी हटा लेते हैं। जो इनके साथ मिलके काम करता है उसके लिए नवाज़शात हैं, उनको नवाजेंगे, उनके लिए रेल पेल होगी, सब कुछ होगी। जो इनहराफ करेगा उसको एक दफ़ा वो वार्निंग देंगे, अगर वो वार्निंग से नहीं गया तो फिर कभी हार्ट अटैक हो जाएगा, कभी किधर चला जाएगा, कभी रिकॉर्ड जल जाएगा, कभी कुछ, लेकिन वो चीज़ आपके हाथ नहीं आने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ना उसके बारे में बाद में मैंने देखा किया, मैं कहता हूँ कि सबको ये पता होना चाहिए गॉड फादर का लिविंग स्टाइल क्यों था। अब जो सिजिलियन माफिया और गॉड फादर है ये 2 अलग अलग माफिया थे। अब समझ आती है कि जब ये पीडीएम इकट्ठे हुए तो गॉड फादर के साथ जो सिजिलियन माफिया है वो भी इकट्ठा हो गया है। सिर्फ क्या है कि हमारे मफादात जो है ना उनको अब जो है ना वो टक्कर मिलने वाली है, तो लिहाजा सिजिलियन माफिया और गॉड फादर दोनों इकट्ठे हो गए। अब इन्होंने कुछ लोगों को भी साथ इकट्ठा कर लिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये अब तूल पकड़ेगा। सर आज जो है ना जस्टिस काजी फाइज ईसा जब असेंबली गए हैं तो उनके जो हम ख्याल जजेस थे उनके साथ पहले उन्होंने मुशावरत की थी। यानी खबर ये है
کہ ان کے ساتھ مشاورت کی تھی، اور مشاورت کے بعد انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جس طرح کا فی الحال ماحول بنا ہوا ہے، آپ اس ماحول میں اسمبلی نہ جائیں، یہ بہتر رہے گا آپ کے لیے، ادارے کے لیے بہتر رہے گا، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ لیکن چونکہ اس وقت فائز عیسیٰ صاحب جن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ہر کسی کو پتہ ہے، جو لوگ تھوڑے ذی شعور ہیں ان کو علم ہے یہ کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اس کے باوجود وہ جو ان کے ہم خیال جو ساتھی ججز تھے، ان کے منع کرنے کے باوجود یہ اسمبلی گئے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے گئے، اور وہاں جا کر پھر آج جس طرح انہوں نے خطاب کیا ہے، ایک تو یہ ان کا جملہ کہ آج ہمارے درمیان اتنی نفرت بڑھ چکی ہے کہ ہم شاید کسی اپنے دشمن کے بارے میں اتنی نفرت نہیں رکھتے جتنی آپس میں رکھتے ہیں۔ اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا خطاب ختم ہوا ہے، اور زرداری صاحب نے آج ایک چیز یہ واضح ہو گئی ہے، آج یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے نا، اس کے اوپر کافی ٹائم سے لوگ نظر جمائے بیٹھے تھے کہ یہ منتشر کب ہوتا ہے، وہ آج زرداری صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم الگ ہو چکے ہیں۔ آج جس طرح انہوں نے دھلائی کی ہے نا ان سب کی، اس کے اوپر سارے خاموش بیٹھے رہے ہیں۔ وہ تو کھوسا صاحب نے بھی کہا ہے نا، کلیئر ہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نواز شریف کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ان کے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں جی، اب جس طرح یہ کہتے تھے کہ ہم زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ نہیں گھسیٹ سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زرداری نے ان کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹ دیا ہے۔ آفتاب صاحب مجھے وہ محاورہ یاد آ رہا ہے، ہاں معقول جی، محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ اور بلوچ کی جو دشمنی ہوتی ہے نا ہاں جی، وہ بڑی دور تک چلتی ہے، یہ بولتے نہیں ہیں۔ ہاں بالکل، اونٹ جو ہے نا، جو جس سے دشمنی کر لیتا ہے وہ بھی نہیں بولتا، اور جو بلوچ ہے نا، پھر وہ آج اس نے بتایا کہ میں بلوچ ہوں، اور اس نے کہا تھا کہ لاڑکانہ اور سندھ کی سڑکوں پہ آپ کیا گھسیٹو گے، انہوں نے ویسے بڑے خوبصورت انداز سے ان ساری چیزوں کو وہ بدلہ لے لیا ہے۔ میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں۔ ایک چیز اور آفتاب صاحب جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، عمران خان صاحب ہم نہیں کہتے کرپٹ ہے، عمران خان صاحب ایک دیانتدار ہے، عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، عمران خان نڈر آدمی ہے، عمران خان سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو چیز ایک تجربے کے طور پہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا کرکٹ کا تجربہ، عمران خان کا ڈونیشن کا کام، چیریٹی کا کام، عمران خان کا اوورال دنیا کے ساتھ ایک پی آر لنک، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کیا اس کرکٹ کے تجربے، اس پی آر کی بنیاد پر پاکستان میں اس وقت جو ہے ایجوکیشن کا بحران ہے، پاکستان میں اس وقت جو صحت کا بحران ہے، پاکستان میں اس وقت جو معاشت کا بحران ہے، ہر چیز کا تو بحران ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے، بالکل اس کو ریہیبلیٹیشن پروسیس سے گزارنا پڑے گا۔ کیا عمران خان فرد واحد بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود الیکٹیبلز کے ساتھ، سرمایہ دار کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ پاکستان میں ریہیبلیٹیشن پروسیس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہاں پہ ایک اور چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، عمران خان کو چاہیے کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ کون ہے جو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہ عادل راجہ نے جو کہا تھا نا کہ ایک پورا پلان جو ہے نا وہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو ہے نا وہ دیا تھا 2014 میں 2014 میں، اور یہ کیسے ریہیبلیٹیشن پروسیس میں گزرے گا، آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے ادارے دیکھیں، ان کے سارے سسٹم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے گرو اپ انہوں نے کیا، کیسے سسٹم ہے، اسٹیٹک ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک ہاتھ سے تاڑی نہیں بجنے والی، یہ تالی بجانے کے لیے آپ کو دونوں ہاتھوں پہ جانا چاہے گا۔ اس کے اوپر لاسٹ کومنٹ آپ کے میں چاہوں گا اور پھر پروگرام وائنڈ اپ کرتے سر الیکٹیبل کی آپ بات کرتے ہیں، الیکٹیبل کے ساتھ تبدیلی کا خواب جو ہے نا وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ الیکٹیبل کون ہے آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اب میرے حلقے کے جو ہیں مجھے پتہ ہے وہ ان پڑھ ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، میٹرک بھی نہیں ہے مکمل ان کی۔ آپ صوبائی اسمبلی میں جا کر دیکھ لیں، نہ آپ کو کوئی پی ایچ ڈی نظر آئے گا، یعنی نہ کوئی ڈاکٹر نظر آئے گا، نہ کوئی انجینئر نظر آئے گا۔ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے رسا گیر لوگ ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے بدماش لوگ ہیں، اور ان پڑھ ٹولہ ہے سارا۔ انہیں کیا پتہ ہے معیشت کیا ہوتی ہے، اکانومی کیا ہوتی ہے، یہ سارے معاملات یہ تو وہ لوگ ان کو سیٹ کر سکتے ہیں جو بڑے دماغ ہیں، ریسرچ بیس دماغ ہیں، وہ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور ویژن ہے جن کے پاس، ویژن ہے جن کے پاس۔ اور یہ سارے فصلی بٹیرے ہیں، ان کو جس سائڈ سے اشارہ ملتا ہے یہ دوسری سائڈ موو کر جاتے ہیں۔ ان کا مین مقصد ہے اپنی امپائر بنانا۔ پاکستان کے ساتھ سروکار ہوتا ہے تو 75 سال میں اس وقت پاکستان کی جو حالت ہوئی پڑی ہے، اب کل میں نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ یو ایس تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے کہ، اور یہ 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو خطرے کا الارم دے دیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اپریل 2023 سے لے کے جون 2026 تک، یعنی اگلے غالباً 3 سالوں میں، یہ لگ بھگ بنتے ہیں 36 ماہ بنتے ہیں، ہر مہینے $2 ارب آئی ایم ایف کو واپس لوٹانا ہے، اور یہ 3 سالوں کا جو قرض ہے یہ بنتا ہے $77.5 ارب۔ تو اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے ان 36 یا 37 مہینوں کے اوپر ہے تو ہر مہینے کا $2 ارب بنتا ہے جو پاکستان نے واپس لوٹانا ہے۔ ابھی پاکستان صرف $1 ارب کے لیے نیچے لیٹا پڑا ہے پچھلے 3-4 ماہ سے،
IMF के। तो मुझे आप ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि यार ये इकॉनमी जो है, अब खान साहब ने प्लान तो दिया था मीनार पाकिस्तान पर, अच्छा प्लान है, लेकिन क्या आया उस तरह की टीम मौजूद है? बुलाए तो बंदा ये तैयार भी करवा लेता है ना, चंद माशी जो माहिरीन है, ठीक है, इनमें जो मुजम्मिल असलम है PTI के, बड़े काबिल आदमी है, बेहतरीन मैशत के ऊपर जो है ना उनकी काफ़ी वो रखते हैं महारतें, लेकिन इस तरह के दिमाग और नहीं है PTI के पास। इसके ऊपर आफ्ताब साहब मैं चाहूँगा कि एक और प्रोग्राम हम करें, हाँ जी, जिसमें ये जो हमारा लॉस है, डेफिसिट है, जो हम ये रेवेन्यू मोटरवे से बहुत सारी चीज़ों से लेते हैं, इसके ऊपर हाँ जी, इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे और अपने सामीन को बताएंगे कि ये कैसी चीज़ें होती हैं। सामीन, आज प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो गया और ये बताना मकसूद था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ और एक ताकत और एक ही पाकिस्तानी है जो सब कुछ कर सकता है, वो है अवाम। क्योंकि आईन पाकिस्तान भी कहता है कि अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत के बाद अवाम पाकिस्तान जो है वो इस मुमलकत खुदादाद की मालिक और इक़्तिदार में है। आप अपना इक़्तिदार अपने हाथों में लें, इन वडेरों से, इन सरमायादारों से, और ये जो जोकर हैं, जो तरह-तरह की चीज़ें आपको दिखाकर अपने इक़्तिदार की हवस को बुझाते हैं, इनको असम्बली से दूर करें, अपने नुमाइंदों को लेकर आएँ। अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।